welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis and we cover the important articles. आज के इस सेशन में जो आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं, the list is in front of you and we'll talk about it in detail. तो सौभाग्य स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़ में है, आपके जीएस पेपर 2 से इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव महानदी रिवर, तो इस रिवर के बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो एवरीथिंग अबाउट इट, मैप में थोड़ा देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर चीज़ों को. सो ये आपके लिए होमवर्क भी रह जाएगा, मैप प्रैक्टिस करनी है आपको. देन यू हैव, मैं वैसे मैप दिखाऊंगी, ऐसे टेंशन मत लेना कि मैप नहीं दिखाएंगे, मैप में भी कवर करेंगे, बट बाय योर एंड आपको भी खुद से एक बार मैप में चीज़ों को कवर करना है. स्टडी इन इंडिया पोर्टल, क्या पोर्टल है, क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ये भी आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है. देन यू हैव दिस 2 आर्टिकल्स. अमेरिका's pursuit of Saudi Israel rapprochement. The lessons of Hiroshima must not drift away. तो यहां पर बात है न्यूक्लियर पावर की. कल भी आर्टिकल आया था एक हिंदू में, तो हम उन दोनों को कंबाइन करके ही जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है और कल जो था उन दोनों को क्लब करके मैं आपको चीजें बताऊंगी. और आज एक और आर्टिकल है, वो है सऊदी और इजराइल जो हैं उनके बीच में यूएस एक मीडिएटर का काम कर रहा है, यहाँ पर बात सुलझाने की कोशिश कर रहा है. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यूएस के सऊदी के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, इजराइल के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस नहीं. ये आर्टिकल ना आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, राइट. तो यहाँ से ना जब आपके आंसर में वो फिनिशिंग आएगी, क्योंकि आप अपने माइंड में चीज़ों को लेके क्लियर हो. सो दैट इज वाई विल टेक दिस आर्टिकल. ठीक है, जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे आपको क्लियर हो ही जाएगा. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, make sure that you mark your attendance by liking this session, subscribe to the channel, and don't forget to share these videos among other friends also, those who are preparing for UPSC, right? Okay, so जो हमारा पहला आर्टिकल है that is regarding the lessons of Hiroshima must not drift away. लेकिन इससे पहले ना मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ, जैसे न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है, न्यूक्लियर सिग्नलिंग क्या है, राइट. देन पॉलिटिकल यूटिलिटी क्या है. ये टर्म्स इसमें यहाँ यूज हैं और ये आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो. कल के आर्टिकल के भी ये सेंस था. देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है. कोल्ड वॉर का टाइम था पहले, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में चल रहा था. दोनों न्यूक्लियर पावर्स थे, लेकिन दोनों बिग कंट्रीज were afraid of each other using nuclear weapons. दोनों एक कॉन्सेप्ट पे रिलाई करते थे. वो कॉन्सेप्ट किसका था? वो था डेटरेंस का कॉन्सेप्ट. अब ये डेटरेंस क्या होती है? डेटरेंस का मतलब कि आप सामने वाले को कुछ भी चीज यूज करने से 2 बार सोचवाते हो. यू थिंक, मतलब अगर मैं कोई चीज यूज कर रही हूँ और मुझे उसके रेपरकशंस पता है, मुझे ये भी पता है जो मेरे पास है वो सामने वाले के पास भी है, वो भी वही चीज यूज कर सकता है जिससे दोनों को नुकसान हो सकता है. सो डेटरेंस मीन्स मेकिंग अदर साइड ऑल्सो थिंक ट्वाइस बिफोर अटैकिंग यू, बिकॉज दे नो द कॉस्ट ऑफ द वॉर, दैट विल बी टू हाई फॉर देम. So both the countries had so many nuclear weapons that they knew कि अगर किसी ने भी अटैक किया दूसरा भी वैसे ही उसी डिवास्टेटिंग फोर्स से अटैक करेगा. सो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि वॉर स्टार्ट. ये है डेटरेंस, राइट. यहां पर पॉलिटिकल यूटिलिटी से मतलब ये है, थॉमस शिलिंग सेड दैट nuclear weapons are so dangerous that they are not really meant to be used. तो फिर वो किस लिए है? Instead they have political utility. They are not meant to be used. Political utility means they are used to prevent the wars. आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? यही तो बात है. अगर मेरे पास, मैं न्यूक्लियर पावर हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो मैं वॉर के लिए, मैं सामने वाले को, वो होता है कि बंदूक में गोली नहीं है और डरा रहे हो, चला दूंगा, राइट. तो वहां पर अगर आप स्ट्रांग हो तो सामने वाला भी सोचेगा, सामने वाले के पास भी सेम पावर है. तो जब आप ऐसे खड़े हो तो उसको भी पता है मैंने अटैक किया तो सामने वाला उसी फोर्स से वापस से अटैक करेगा. और समझदार इंसान ये सोचता है और दोनों रुकते हैं. फिर दैट इज पॉलिटिकल यूटिलिटी, मीन्स दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द वॉर बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स. और इसके लिए टू मेक डेटरेंस वर्क, राइट, कि सामने वाला सोचे और वो यूज नहीं करे, न्यूक्लियर डेटरेंस हो,
द थ्रेट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैड टू बी क्रेडिबल। वो क्रेडिबल कब होगा? जब वही सामने वाले को भी पता है ना, बोथ साइड्स हैव टू बिलीव दैट द अदर वुड एक्चुअली यूज देम इफ नीडेड। मतलब ये तो ऐसे ही बोल रहा है फालतू में, करेगा कुछ नहीं, तो वो नहीं, राइट? मतलब जहां सामने वाले के अंदर भी डर हो। अब सिचुएशन ये कल के आर्टिकल में भी था, ये सब कल के आर्टिकल और आज के आर्टिकल को क्लब कर रहे हैं हम। कल के आर्टिकल में भी यही था कि देखो आज का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। हालांकि रशिया नाटो का पार्ट मेंबर नहीं है, बट स्टिल अब स्वीडन और फिनलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया, ये बात भी रशिया को खटक रही है, राइट? और यहाँ रशिया पहले क्या था, पिछली मतलब जो पहले कोल्ड वॉर था तब रशिया और यूएस के चीजें क्लियर थी, राइट? यहां पर इस केस में रशिया के इंटेंशंस क्लियर नहीं है, अनडिफाइंड है। रशिया कहता है कि वी विल यूज स्मॉल वेपन्स ताकि वो होता है ना कि सामने वाले को दिख जाए, और यूएस कहता है कि नहीं, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही नहीं करने हैं, राइट? सो रशिया basically, so this current conflict is a concern about how both the countries are using nuclear weapons. ये है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू सेंड ईच अदर मैसेजेस एंड थ्रेट्स टू ईच अदर, दैट इज न्यूक्लियर सिग्नलिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आज के आर्टिकल के अंदर क्या है, यही है 6th of August, द डेट आई थिंक सबको पता ही है, जिनको नहीं पता, जब न्यूक्लियर अटैक हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हिरोशिमा नागासाकी में जापान पे, तो उसके रिपरकशंस आज भी जब वहां पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है तो देखने को मिल रहे हैं। वो एक डिवास्टेटिंग मतलब अटैक था, एंड मतलब countries that had nuclear weapons, they started to use this strategy that is called nuclear deterrence after that. मतलब वहां पर they believed that having nuclear weapons would prevent other countries from attacking them because they feared the retaliation with nuclear weapons. तो यहाँ nuclear weapons से वो deterrence, countries started using the strategy of nuclear deterrence, राइट? सो न्यूक्लियर थ्रेट्स का वॉर थ्रेट जो है उसका एक राइज और फॉल देखने को मिला है, और न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रैटेजी बन गई ताकि वॉर नहीं हो। न्यूक्लियर टैबू इट डेवलप्ड। इसका मतलब मेनी कंट्रीज अग्रीड नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज दे आर सो डिवास्टेटिंग एंड डेंजरस। Taboo has no legal basis, but it is based on the ideas. What is right, what is wrong, what is fair, what is unfair. राइट? सो यहां पर ये आर्टिकल कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर कंसीडर्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर वेपन्स। अगर आपने वो न्यूक्लियर वेपन के बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वी हैव गेन फ्रॉम द सर्वाइवर्स ऑफ द बॉम्बिंग्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 में, सर्वाइवर्स का एक्सपीरियंस दिखाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन बोथ military personnel, civilians, widespread destruction, contamination of the environment। पिछले कुछ सालों से उसके radiations जो हैं from the nuclear explosions, उसके long term effect हैं, they can impact future generations। People in Japan are still living with those consequences 1945 से लेके अभी तक, right? So ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं that is basically a club of जो कल का आर्टिकल है और आज का आर्टिकल। इसके अंदर मैं आपको, इस आर्टिकल में नहीं है लेकिन आपको बोलूंगी, जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपको वो भी पता होना चाहिए, कि जैसे इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका ओरिजिन अगर आप ट्रेस करें, सो इट वाज व्हेन डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा फाउंडेड द न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, राइट? फिर 1962 के अंदर जब इंडियाज मिलिट्री डिफीट टू चाइना, तब इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दिस इम्पेटस फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स एज अ मीन्स ऑफ डेटरेंस, कि सामने वाला आंख उठाकर आपको देखे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो भी मजबूत है, वो भी स्ट्रांग है। फिर इंडिया ने पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, राइट? 18 मई 1974 जैसलमेर राजस्थान में। फिर न्यूक्लियर टेस्ट 5 और टेस्ट कंडक्ट किए थे। टेस्ट के कोड नेम थे ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 वर कैरिड आउट अगेन
एट द पोखरण टेस्ट रेंज ओनली। फिर इसके बाद इंडिया की जो लीडरशिप है, यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडियाज लीडरशिप एक्सप्लॉइटेड दैट पॉलिटिकल यूटिलिटी ऑफ इट्स एक्शन। मैंने आपको बताया ना पॉलिटिकल यूटिलिटी क्या है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म वापस से मिला, सैंक्शंस लगने को मिले, लेकिन इट क्रिएटेड पॉलिटिकल स्पेस फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टू इंडिया डिसीजन मेकिंग। 2008 में इंडिया यूएस ने न्यूक्लियर डील साइन करी। दैट इज अ वे फॉर देयर पार्टनरशिप दैट इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कॉपरेशन फ्रॉम डिफेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, non-use of nuclear weapons against non-nuclear weapon states. Are you getting my point? So ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अभी G7, फिर लिंक करो चीजों को, G7 की समिट हुई थी, कहाँ हुई थी? हिरोशिमा, जापान में। वहां के जापान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? उस मीटिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अबाउट द नीड फॉर अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। सो ये पूरे मैंने इस आर्टिकल के चलते आपके बाकी और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मतलब पॉइंट्स रहे हैं कल के आर्टिकल को लेके इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो सारा कवर कर दिया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी था। अमेरिकाज परस्यूट ऑफ सऊदी अरेबिया रिप्रोचमेंट, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। थोड़ी सी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि विश्व भर में चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपनिंग। हर टाइम कुछ बदलता है, कुछ अपडेट होता है, राइट। अभी राइट नाउ यूएस इज ट्राइंग टू यूज इट्स डिप्लोमेसी टू ब्रिंग दीज टू पावरफुल कंट्रीज ऑन द टेबल, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। और ला कौन रहा है बीच में? यूएस। ये एफर्ट्स चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के, जैसे मैंने बताया, ना तो सऊदी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है, ना ही इजराइल के साथ है। क्यों नहीं है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वांट्स टू एक्सपैंड ज्यूइश सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक। जो पैलेस्टीनियन इशू है, पहले पैलेस्टीनियन थे, फिर वहाँ पर ज्यूइश आए और फिर उसके बाद वो बोलते हैं हमारी लैंड। तो ये तो अलग ही है, इजराइल पैलेस्टीनियन इशू, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूएस स्ट्रांगली डिसएग्री विद इट। इजराइल के साथ थोड़े नहीं अच्छे रिलेशंस दे वांट, एंड इवन दी इजराइल वांट टू लिमिट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यूएस उसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाज इनिशियली नॉट वेल लाइक्ड बाय द यूएस आल्सो ड्यू टू द सस्पिशियस सराउंडिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ जमल खशोगी, अ जर्नलिस्ट। सो यहाँ पर देखो, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, यूएस की ना इधर है ना इधर है, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग बोथ द कंट्रीज क्लोज टुगेदर, राइट। अब यहाँ क्यों कर रहा है ये यूएस? देखो, मैं सारी बातें यहाँ पे क्लियर करती हूँ। Almost from 80 years, United States और Saudi Arabia have had a deal to exchange energy for security. लेकिन recent times में हमने देखा है Saudi Arabia has been exploring other options also to diversify its partnership. They have tried to improve relations. Saudi Arabia के, अगर आपको पता हो, ईरान के साथ भी relations improve हो गए। ईरान शिया, सऊदी अरेबिया सुन्नी। इन दोनों को टेबल पे लाने वाला कौन? चाइना। चाइना की डोमिनेंस हो गई, ये यूएस नहीं चाहता। बात आ रही है समझ में? तो ये चीजें हैं, मतलब चाइना की एक छवि देख रहे हो आप बन जाती है। फिर सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ईरान के साथ ठीक होने लगे, चाइना के साथ, हैज बीन एंगेजिंग विद सीरिया आल्सो, विद मेनी अरब कंट्रीज, रशिया के साथ, राइट। इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस गवर्नमेंट हालांकि अब चाह रही है दोनों को टेबल पे लाया जाए, एंड हैज बीन ट्राइंग टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशंस विद इजराइल। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको समझना चाहिए। इजराइल का ये फायदा होगा, इजराइल एक ज्यूइश स्टेट है, तो यहां पे सऊदी अरेबिया का ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो बहुत है, राइट। अगर सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है तो मतलब यू एक्सेप्ट इट एज अ ज्यूइश वन, राइट। तो अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो बाकी सारे भी कर लेंगे, फिर अदर कंट्रीज ऑल्सो जो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अदर इस्लामिक कंट्रीज, दे विल ऑल्सो स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। इजराइल के लिए फायदा है ये, राइट, ग्लोबल स्टेज पे। लेकिन पैलेस्टीनियन के लिए हाँ, इट वुड वीकन देयर सपोर्ट, and US has been putting a lot of effort to make this reconciliation happen.
क्योंकि देखो फिर यूएस के अगर ये होता है तो यूएस के जो रिलेशंस हैं सऊदी अरेबिया के साथ, इसराइल के साथ, वो भी थोड़े ठीक होंगे। इंडिया के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंडिया ने पैलेस्टीनियन इशू में पैलेस्टीनियन का साथ दिया है, लेकिन फिर अपने खुद के इंटरेस्ट में रहे तो इसराइल को भी सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर वो इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट की भी बात आ जाती है। और अगर इसराइल का ऐसा रहता है तो वो अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है इसराइल के लिए, राइट, टू हैव ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तो विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, डायरेक्ट एक्सेस टू एशिया, राइट। So having good relations with Saudi Arabia would be, मतलब for Israel it will be a geopolitical victory, आप ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि now other countries will be accepting it as a legitimate Jewish state। कुछ कंट्रीज नहीं भी करेंगी, कुछ कंट्रीज करेंगी, पैलेस्टीनियन के लिए थोड़े फिर दिक्कत होंगी। तो ओवरऑल ये चल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर होनी चाहिए कि विश्व भर में चल क्या रहा है। मिडल ईस्ट में जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं तो ये चीज़ें आपको क्लैरिटी अपने माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, कल है संडे, तो अब कल सेशन नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये जो आज हमने किया है और जो हमने मंडे टू सैटरडे जितना भी कवर कर लिया है, कल बैठ के सारा का सारा रिवाइज कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, ये इंश्योर करना कि कल तक में आपके जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए पूरे मंथ के, वो सारे आप रिवाइज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे चलोगे डेफिनेटली यू एडिंग इनटू योर प्रिपरेशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रिवीजन क्या ही करनी है, अभी तो खत्म किया है सब कुछ, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। सो मेक श्योर दैट यू डू दीज थिंग्स। अगला जो आर्टिकल है वो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल विद विजन टू प्रमोट इंडियन एजुकेशन टू फॉरेन स्टूडेंट्स। क्या है ये आर्टिकल? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल वेबसाइट दैट इज दिस स्टडी इन इंडिया पोर्टल, इसको लॉन्च किया है। क्या करेगा? स्टडी इन इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है, आओ इंडिया में पढ़ो। तो इसका गोल यही है टू एनकरेज स्टूडेंट्स जो अलग अलग कंट्री से हैं टू कम टू इंडिया, स्टडी इन इंडिया। सो द वेबसाइट विल हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो इंडिया के अंदर हैं जहां बच्चे पढ़ सकते हैं। सो ये सारे कोर्सेज शो करेगा, बैचलर्स के, मास्टर्स के, डॉक्टरल प्रोग्राम्स के, ऑल्सो द स्पेशल कोर्सेज ऑन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, योगा, आयुर्वेदा, क्लासिकल आर्ट्स। So the portal will be like one-stop shop for students who want to study in India. They can register on the website, they can apply for visa, they can choose the course they want to study, they can even get offer letters from the institutes they are interested in. बच्चे apply कर सकते हैं to more than one college or course if they want to keep their options open. Application बहुत simple है, easy है, organized है, बच्चों के लिए रखी है so that they can apply for the higher educational opportunities in India. So एक dedicated website है to provide information about higher educational institutions. एम है इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर एजुकेशन by welcoming the students from different backgrounds, showcasing the academic programs in the higher educational institutions, undergraduate, postgraduate, doctoral programs. It will give you information about academic facilities, research support, वन स्टॉप सपोर्ट है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, चूजिंग द डिजायर्ड कोर्स, रिसीविंग ऑफर लेटर्स, एंड इट विल हैव द प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई इन मोर देन वन इंस्टीट्यूट। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रीमलाइंड एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। इसका अब एम था कि इंडिया को एंडोर्स करें एज अ प्राइम एजुकेशन हब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि यू इनवाइट देम so that they pursue higher education in this country, explore the educational opportunities that are enabled by top Indian universities. अगला आर्टिकल है महानदी को लेके। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि न्यूज़ में आती रहती है। अब ये महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कौन से हिल्स ऊपर लगते हैं, नीचे लगते हैं, इधर और इधर, राइट। यहाँ पर डेल्टा बनता है, इधर ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच, गहीर मठ, राइट, ऋषिकुल्य रिवर। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इट इज़ एप्रीहेंड दैट मीडियम फ्लडिंग इन दिस रिवर सिस्टम हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, सियावा रेंज ऑफ हिल्स इन दी धमतरी डिस्ट्रिक्ट, ना वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, छत्तीसगढ़ स्टेट से ओरिजिनेट करती है, बे ऑफ बंगाल में एंड कर देती है। 860 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। कैचमेंट एरिया में इसके कुछ झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का पोर्शन भी आ जाता है। और रायपुर, संबलपुर, कटक, वहाँ से ये पास करती है रिवर।
और अगर देखो हिल्स तो इधर ईस्टर्न घाट्स लगते हैं, वेस्ट में मैकाल हिल रेंज है, सेंट्रल इंडियन हिल्स है द नॉर्थ, और इसकी ट्रिब्यूटरी सियोना, जोंग, हसदियो, मन, एब, ओंग, तिलिन, ये सारी इसकी रिवर्स हैं। हीराकुंड डैम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्दन डैम है जो इस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। चिलिका लेक जो है 61% ऑफ इट्स फ्लो कम्स फ्रॉम महानदी रिवर सिस्टम, उसके डिस्ट्रीब्यूटरी से, डाया एंड बारगाबी, भरगाबी, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट एज। चिलिका लेक सबको ही पता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर है। ये रिवर जो है इट इज रैंक सेकेंड टू गोदावरी रिवर अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। आपको पता है यहाँ से कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं। चिलिका लेक मैप में देखना है, पढ़ना है इसके बारे में। ये हिल रेंज मैप में देखनी है, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ये जब तक चीजें मैप में नहीं देखोगे ना कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज मैप में देखने से बात बन जाएगी, तो नहीं, ये रिवर्स को भी मैप में देखना है। बहुत काम आएगा ये आगे जाके, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं श्योर कर सकती हूँ। तो साथ साथ जो जो चीजें न्यूज में आती जा रही हैं, ज्योग्राफी का ये पार्ट कवर करते जाओ, बहुत फायदा होगा प्रीलिम्स के अंदर। अगला है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड कवरेज ऑफ सौभाग्य स्कीम इन द कंट्री। क्या ये कहती है स्कीम? हर घर बिजली 2017 के अंदर 2017 अक्टूबर में लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर पर्पस ये है कि जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स हैं कंट्री में, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। हमने बात करी थी ना कुछ टाइम पहले। एलपीजी की ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ई कुकिंग, और ई कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स हैं, जहाँ बिजली नहीं है, रूरल एरियाज में, वहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। जो इकोनॉमिकली पुअर अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स है अर्बन एरियाज में, वहां पर भी बिजली दी जाए। नॉन पुअर अर्बन हाउस होल्ड्स दे आर एक्सक्लूडेड। और यहाँ पर जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स हैं और रिमोट एरियाज पे हैं, इनएक्सेसिबल विलेजेस हैं जहाँ ग्रिड एक्सटेंशन इज नॉट फिजिबल, वहां पर सोलर फोटोवोल्टिक इम्प्लीमेंट हो, राइट। इसके फीचर्स के अंदर ये है, जो इकोनॉमिकली पुअर है वहां तो फ्री बिजली होगी, लेकिन जहां पर जो कनेक्शन नहीं है जिसके यहाँ, लेकिन वो इकोनॉमिकली पुअर भी नहीं है, तो 500 रुपीज विल बी द चार्ज। आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। और यहाँ पर क्या है ना, कैंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं विलेजेस के अंदर, जहां जाकर आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो मोबाइल ऐप के थ्रू बेनिफिशियरीज की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी, मोबाइल ऐप इज बीइंग यूज्ड, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, वेब बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगी, जो भी प्रोग्रेस हो रही है रियल टाइम अपडेट होते जाएंगे। स्टेट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी है इन द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो बस पर्पस यही है कि चीजें पूरी होनी चाहिए, है ना। लास्ट में तो सारी बात इम्प्लीमेंटेशन की है। So it's the flexibility. States can decide how to run the campaigns, how to use the mobile app. They can organize things according to what works best for them. So Saubhagya scheme basically is using like modern technology like mobile apps to make sure like everyone gets registered for the electricity connection. They are setting up special camps in the villages, right? It's all about making the process easier and faster for everyone to get the electricity in their homes. So ऑब्जेक्टिव्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पर थोड़े से कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, थोड़ा सा वो पता होना चाहिए। अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। और यहाँ होमवर्क मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता चल गया है। मैप में चीज़ों को प्लीज़ ज़रूर कवर कर लें। अगस्त के जो हमने अभी मंडे टू सैटरडे किए हैं उसको रिवाइज कर लेना। कल संडे है, कल सेशन नहीं होगा, मंडे को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज। एंड हर संडे रिवीजन के लिए होना चाहिए। और जो हमने किया है अभी तक जुलाई के करंट अफेयर्स, वो कल तक में आपके सारे रिवाइज हो जाने चाहिए, राइट। वैसा हो जाएगा जुलाई के करंट अफेयर्स आर डन एंड डस्टेड, चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। इस अप्रोच के साथ चलोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आप सब समझदार हो ही सही। कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई रीड द कमेंट्स, तो आई कैन टेक इट इन द नेक्स्ट सेशंस। एंड सेशंस अच्छे लगते हैं तो गाइज यू कैन शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। मेक श्योर दैट यू लेट देम नो कि सेशन होता है। एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। वट एवर इज योर फीडबैक यू कैन गिव इट इन द कॉमेंट्स बॉक्स, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो।
Now, this is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you on Monday with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.